नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर और उपसर्ग में संस्कृत के अव्यय चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? संस्कृत के अव्यय जो कि हिंदी में उपसर्गों का काम करते हैं, यानी कि उपसर्गों की भांति प्रयुक्त हो रहे को पढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे उपसर्ग हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लिखेंगे सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द। एक सत वैसे तो अव्यय होता है, ये क्या होता है? आप लोग सभी लिख लीजिए, सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द से सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और यहाँ सत का जो अर्थ लिया गया है वो अच्छे से लिया गया है। सत का मतलब होता है यहाँ पे अच्छा। क्या होता है? अच्छा। लिख लिया? उदाहरण लिखो इसके। सद्गुण, सदाशय, सदुपदेश, सदुपदेश, सद्भावना, सज्जन। लिख लिया? शब्द अलग करो, इसमें से उपसर्ग छाटो। इसका क्या होगा भाई? सत धन गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत धन गुण। सभी विद्यार्थी लिखें, आलस ना करें। इसका क्या होगा? सत धन आश्य हो जाएगा। क्या? सत धन आश्य हो जाएगा। सदाचरण, सद थोड़ी सत, सत धन आचरण हो जाएगा। इसका सत धन उपदेश हो जाएगा। इसका क्या होगा? सत धन जन हो जाएगा। और इसका क्या होगा? सत धन भावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत धन भावना, सद्भावना, सज्जन, सदुपदेश, सदाचरण। इसका सदाशय। कौन संधि का नियम काम कर रहा है इनमें सब में? सब में? तो ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरणों में भी चल जाते हैं। में चल जाते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरणों में भी जा सकते हैं। तो संधि नियमों से जुड़ रहे हैं सारे उपसर्ग। जितने भी उपसर्ग जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं? संधि नियम। कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? है वो कौन सा? कब चेंज होता है? जब बाद में कोई सगोश वर्ण आता है तो। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, क्रम डाल रहे थे क्या आप इनमें? संख्या लिख रहे थे कि नहीं? कितने हो गए? कोई का 14 हो रहा है, कोई का 13 हो रहा है। मैंने बोला था आपसे संख्या डालने के लिए, नंबर डालना है इनके। लिखो, पूरे उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? पूरे उपसर्ग से बनने वाले शब्द। पूरे और विसर्ग आएगा बाद में। और पूरा का मतलब होता है सामने या आगे। क्या होता है? सामने, आगे। देखो, उदाहरण लिखो।
पुरधन हित, पुरधन चरण, पुरधन कार, पुरधन कार। क्या बनेगा बताओ? एक का तो पुरोहित बन जाएगा, इसका है? इसका क्या बनेगा? इसका स हो जाएगा लंत वाला। देखो ऊपर वाले का तो पुरोहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरोहित। इसका क्या होगा? पुरस्चरण हो जाएगा। इसका पुरस्कार शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुरस्कार शब्द बन जाएगा। देख लिया? देखो पूरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे? पूरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और पूरा का मतलब यहाँ पे लिया गया है प्राचीन से। किससे लिया गया है? प्राचीन। पूरा का अर्थ लिख लो, प्राचीन। लिख लिया? देखो पुरातन, पुरावशेष, पुरावृत्त, पुराण और पुरातत्व। पुरातत्व विभाग होता है ना। हाँ, पुराण का क्या करोगे? पुराधन आन न करेंगे ना? पूरा प्लस न का क्या बनेगा? न बन जाएगा। आगे बोलो। वो तो लिख दिया है। अवशेष शब्द बन जाएगा पुरावशेष। कौन संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ। आगे बोलो। पूरा प्लस विरुद्ध हो जाएगा, पूरा प्लस तन हो जाएगा। हो गया? देखो न उपसर्ग से बनने वाले शब्द न, और न एक नकारात्मक उपसर्ग है, और नहीं, न का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे? नहीं से लिया गया है, नकारात्मक। ऐसा उपसर्ग है ये? नेगेटिव, नकारात्मक उपसर्ग। वैसे तो ये अव्यय है संस्कृत का, लेकिन हिंदी में ये उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होता है। देखो नास्तिक, नास्तिक, रहने दो वैसे। हाँ, नास्तिक। लिख लिया? नेति, नपुंसक, नकुल, देखो नास्तिक का क्या होगा? धनास्तिक हो जाएगा। नीति का क्या होगा? धनीति हो जाएगा। नपुंसक का न धन पुंसक हो जाएगा। नकुल का न प्लस कुल हो जाएगा। लिख लिया? लिखो स उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हाँ, देखो नकुल कुल से संबंधित नहीं है, जो के लिए भी आता है। अनेक पूरा तो शब्द बन जाएगा, लेकिन जब अलग अलग टुकड़ा करते हैं जब हम,
न और कुल का मतलब यहाँ पे लेते हैं तो न का मतलब नहीं, और जो कुल से संबंधित नहीं, जो श्रेष्ठ कुल से संबंधित नहीं होता उसके लिए भी आता है नकुल, या जिसका कोई कुल का पता नहीं होता कई बार उसके लिए भी आता है नकुल। हाँ नकुल बोलते हैं ना, उसके पर्यायवाची शब्द बनता है, वो पर्यायवाची शब्द में यूज लेने लग गए उसको। हाँ ये तो तत्समय में जाते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर है ना, मेरी बात सुनो, चक्कर ये पड़ता है कि ये जैसे उपसर्ग है ना, ऐसे उपसर्ग हिंदी में मिलते हैं हमें, ये कि इसके जैसे उपसर्ग कहाँ मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, फिर क्या करोगे, फिर उनको फिर तद्भव में मानते हैं हम। चक्कर ये तो पड़ गया, तभी तो इनका विभाजन सही पर ऊपर तरीके से नहीं माना जाता, जब तो इनकी संख्या फिक्स नहीं है। आप कह रहे हो जैसे माना कि कोई न उपसर्ग मान ले, हम तो कु मान लेते हैं, कौन सा मान लेते हैं, कु या का मान लेते हैं, आपको मैंने इसमें लिखाया है, और वही आपको तद्भव में भी लिखाऊंगा मैं, और वही शब्द आएंगे ज्यादातर, फिर वहां फिर अंतर करना थोड़ा दिक्कत आ जाती। तो फिर सर आप तत्सम उपसर्ग में हो तो फिर उसको मानते हैं ना, जो आपने 22 लिखा है हमें, वही जाएंगे तत्सम में, तो मुख्य रूप से तो वही जाते हैं, लेकिन ये दूसरे पे चले जाते हैं कई बार, दूसरे शब्द भी तो प्रयोग में लिए गए हैं हिंदी में, तत्सम शब्द तो बहुत सारे यूज होते हैं। चलो कौन सा लिखा रहा था मैं, नया वाला तो हो गया ना, अब लिखो आप, स उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे, स उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और स का जो मतलब है लिया गया है यहाँ पे, जो अर्थ लिया गया है वो सहित से लिया गया है, स का मतलब किससे लिया गया है, सहित। और इसके उदाहरण लिख सकते हो आप, सावधान, सावधान लिख लिया, सहृदय, सौदारण, सजीव, समित्र। तो सजीव का क्या होगा, स प्लस जीव हो जाएगा, और सावधान, जैसे आपने सावधान शब्द लिखा है, सावधान का क्या होगा भाई, धन, अवधान, उपसर्ग है, और बोलो, सौदारण, शोदाहरण, देखो सौदाहरण का संधि विच्छेद मतलब इसका टुकड़ा क्या होगा, धन, उदाहरण, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है, गुण संधि का नियम काम कर रहा है, मतलब देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको ज्यादातर मतलब उपसर्ग संधि के ऊपर टिके हुए हैं। हाँ नहीं, संधि का रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ मैं उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ बोलो, हाँ? सैदन हृदय, समित्र, सैदन मित्र, हो गए, देखो हाँ, री हृदय होता है, रै पहले बोलते हैं, री री, पर सामान्यतः हम इसको हृदय बोलते हैं, इसका र, र, ये तो आधा ही तो रहेगा, ये तो है कि इसकी र की मात्रा लग रखी है, री की मात्रा लग रखी है, हाँ पहले री होगा। अब लिखो भव उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे, भव, भव उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, एक बहु ये भी होती है, बड़ी वाली बहु बेटी होती है जो, के लिए बहु में उस बड़ा हुआ आता है, और इस ये बहु का मतलब क्या, ये छोटा है, इसका मतलब अधिक है, इसका अर्थ क्या निकलता है, लिखो बहुमूल्य, बहुमत,
बहुधा, बहुधा का मतलब होता है ज्यादातर, है ना। बहुधा वह आता रहता है, मतलब ज्यादातर वो आता रहता है। बहुधा। बहुमूल्य, बहुत है जिसका मूल्य क्या बोलते हैं? बहुमूल्य। बहुमत, बहुत है जिसका मत, कहते हैं ना बहुमत हासिल होना चाहिए। मत मतलब वोट, तो बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लिख लिया। अब लिखिए आप, पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, पर, और पर का मतलब होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या निकलेगा? दूसरा। उदाहरण लिखो इसका, परोपकार, पराश्रित, पराधीन, पराधीन। देखो, वह एग्जामिनर यही पूछता है सबसे पहले, ये दोनों उदाहरणों को देता है। इसमें उपसर्ग है, प्र, परा, परी और पर। मतलब वो दे रहा है आपको प्राश्रित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र, परा, परी, प्रति। तो सर ने कहा था जो शुरुआत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और सर ने परा उपसर्ग भी बताया था, हमने याद भी किया था। कहाँ पर याद किया था? परा कहाँ पर लिखाया था मैंने आपको? संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग लिखाए परे वाले? हैं? प्र, परा, परी और प्रति, चार लिखाए थे वो। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि यहाँ पर परा सीधा सीधा दिख रहा है बच्चे को, तो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो वो क्या मानता है फिर? इसको परा उपसर्ग मान लेता है कि सर ने कहा था, बिल्कुल राइट है। लेकिन देखो तो सही, बाद में शब्द में क्या बच रहा है? तो यहाँ पे इसका टुकड़ा होगा पर धन अधीन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? पर। यहाँ पे कौन सा है? पर धन उपकार। और उपकार का भी टुकड़ा कर सकते हो चाहो तो आप, उपधनकार। आश्रित का पर धन आश्रित हो जाएगा। तो इनको, और पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरों के अधीन। अभी आप सब स्वाधीन है कि पराधीन है? स्वाधीन हो आर्थिक दृष्टि से, पराधीन ही हो ना। घर वाले पेमेंट देंगे ना, तभी तो आप गाड़ी में पेट्रोल डलाओगे, तभी कोचिंग तक पहुंच पाओगे। अब तुम स्वाधीन होना चाहते हो, पैदल पैदल आना चाहो तो आ जाना। चलो, कितने हो गए भाई? अरे कितने उपसर्ग हो गए? लिखो, सौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। सौ, और सौ का मतलब होता है अपना। क्या होता है? अपना। देखो, स्वावलंबी, स्वावलंबी, स्वरूप, स्वाधीन, स्वाधीनता संग्राम था। सौकिया, सौजन, सौकिया, सौकिया, सौजन, स्वदेश,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने बोला? स्वराज, स्व मतलब अपना, खुद का राज। लिख लिया? हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? सवदन जन हो जाएगा। इसका सवदन किया। इसका, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, दिमाग कुछ नहीं लगाना, संधि नियमों से हो रहा है ये, सवादहीन। और इसका सवदन रूप, इसका सवदन अवलंबी। मैं भी लिख सकते हो अपन, स्वराज का, स्वदेश का। तो ये हो गया आपके संस्कृत के अव्यय, जो हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। देखो, हम कौन कौन से उपसर्ग पढ़ रहे हैं? उपसर्ग टॉपिक चल रहा है। उपसर्ग को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और फिर उसके बाद में संस्कृत के अव्यय, ये संस्कृत के क्या है ये, लेकिन हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। इसकी तरह उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी लिखी है आपने? 20 है कि 21 है? माना कि 20, फिक्स नहीं है वैसे इनकी संख्या, ध्यान रखना, कभी याद नहीं करनी है आपको संख्या, बस पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है तद्भव उपसर्ग। कौन से? तद्भव। इनको हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और एक होते हैं विदेशी उपसर्ग। कौन से होते हैं? विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो हमने ये 22 पढ़ ली, और 22 ही याद करने के लिए मैंने आपको बोला है। ये पढ़ लिए, अब कौन से पढ़ेंगे? तद्भव उपसर्ग या फिर हिंदी के उपसर्ग। हेडिंग डालो, हिंदी भाषा के उपसर्ग, ब्रैकेट में तद्भव उपसर्ग। तीसरा नंबर लिख सकते हो चाहो तो आप इस पे, हिंदी भाषा के उपसर्ग ब्रैकेट में तद्भव उपसर्ग। अब देखो, क्या मैंने इस संस्कृत के अव्यय में आपको अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखाए थे? और एक नकारात्मक उपसर्ग था। अब यहां पर भी आ जाता है। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, लिख लो अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब इसके नंबर डाल लेना अब तो। अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और वैसे तो उपसर्गों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ अ का अर्थ किससे लिया गया है? नहीं से। लिखो, अ का अर्थ लिखो, नहीं। लिख लिया? अब वैसे तो ये कहते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा था अ, यानी कि जो संस्कृत के अव्यय वाला जो अ लिखते हैं वो तत्सम शब्दों के साथ जुड़ता है, और ये तद्भव शब्दों के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना। देखो, ये नकारात्मक उपसर्ग है, नकारात्मक उपसर्ग है, जो कि तद्भव शब्दों के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? देखो, यानी कि ऐसे शब्द जो तत्सम से बने हैं। किससे बने हैं? तत्सम से बने हैं। यानी कि तत्सम शब्दों में पूर्ण परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया गया, उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे तत्सम शब्द जिनमें पूर्ण परिवर्तन करके, पूर्ण परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया गया हो, अपना लिया गया हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण लिखो आप तो, इसके कौन कौन से उदाहरण बनेंगे?
देखो अडिग, कौन सा शब्द बनेगा? अडिग। डिग का मतलब क्या होता है? डिगना मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, चलना, स्थान परिवर्तन होना, उसको डिग कहते हैं। और अ मतलब नहीं, तो एक एक जगह खड़ा हो जाए, अडिग हो जाए, अडिग है वो तो इस बात। तो अडिग किसी स्थान पर खड़ा हो सकता है, या किसी बात के लिए भी कोई व्यक्ति अडिग हो जाता है, अड़ जाता है ना, कोई कहता है अड़ जाता है, अड़ गया। हाँ, ये बड़ा अडिग व्यक्ति है, मतलब कोई बात कह दी तो वो बात के लिए बिल्कुल वहां खड़ा ही रहेगा, वो मनवा के छोड़ेगा। जैसे हनुमान बेनीवाल अभी अडिग है, किसके लिए? लिखिएगा, अथक, अथक, अथा, अथा, अकाज, है काज, अचूक, अचूक, चूक निशाना होता ना, चूक मतलब चूकना, और मतलब नहीं, जो चूकता नहीं, जिसको बोलते हैं अचूक, अबेर। कुछ नहीं करना, इनमें से आपको क्या अलग करना है? अलग करना है। देखो, जितने ज्यादा शब्द लिखोगे ना, उतना ही फायदा आपको, क्योंकि ये शब्द आपको कहीं ना कहीं और हिंदी में दिखाई देते रहेंगे। तो आप सोचोगे यार, शब्द का नाम तो सुना हुआ है, और जिसका नाम सुना हुआ है तो उसको आगे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपका कोई परिचित है पुराने समय का, अगर आप उसको जानते हो और दोबारा मिलता है, तो ज़्यादा टेंशन में नहीं आते हो। और एक नया आदमी मिलता है तो टेंशन में तो रहते हो ना। जैसे कोई मास्टर आपको पढ़ाता है, अब माना कि कोई बच्चा मेरे मुझे पहले से जानता है, वो का पड़ोस में रहता हूँ या जो भी, कैसे भी करके वो मुझे जानता है, तो वो मेरे से पढ़ने के लिए आएगा तो वो डरता डरता नहीं आएगा। और वहीं एक अननोन पर्सन आता है, तो वो थोड़ा सा तो डरता है, हल्का सा डरता है, पता नहीं मास्टर क्या कह देगा, डांट देगा, कर देगा। अच्छा, फीस बाकी वाला भी डरता है क्या? ठीक है, फिर इधर गेट को बंद करना पड़ेगा। लिख लिया आपने? सब छाट ली? लिखो। अब देखो, मेरी बात सुनना। जब मैंने आपको संस्कृत के अव्यय लिखाए थे, तो उसमें एक उपसर्ग लिखाया था अन, लिखाया था क्या? अन लिखाया था वहां तो। और अब आप वो तो लिखना वहां पर, और यहाँ पे लिखना अन। मतलब देखो, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें अलंत है, इसमें अलंत नहीं है। तो अब आप ये वाला लिखो, अन। हिंदी में हर बिंदु का ध्यान रखना पड़ता, अलंत का भी, बिंदु का भी। लिखो, अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और अन का मतलब होता है बिना। अन का अर्थ क्या निकलता है? बिना। एक तो ये लिख सकते हैं हम, अनपढ़। तो अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अन है। अनमोल, अनचाहा, अनहोनी, अनपच, अनसुना। अनपच लिख लिया आपने? अनसुना लिख लिया? अनचाहा, अनहोनी, बढ़ाओ इनका। सब बोलो। अनपढ़ का तो अन उपसर्ग सीधा सीधा ही दिख रहा है, और अनचाहा में अन सीधा दिख रहा है, अनमोल में अन दिख रहा है। अनमोल रत्न है ये तो, बिना मोल का रत्न है, कहते हैं ना कई बार, का मोल ना हो, बिना बिना मोल का, अनमोल। बहुमूल्य तो बहुत है जिसका, उसमें तो बहु उपसर्ग है। अनमोल का तो कोई मोल ही नहीं है, जिसका मूल्य ना हो, नहीं होता, उसको बोलते हैं अनमोल, अमूल्य एक प्रकार से। हाँ, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम? अमूल्य। और उसके लिए एक शब्द और आता है, अनमोल। और जब कह दिया अन का मतलब बिना, और मोल का मतलब भावताव जो भी होते हैं, फालतू चीज के लिए नहीं, कोई कीमती चीज भी हो सकती है। कीमती चीज का तो मूल्य हो गया ना।
हाँ हाँ, चलो लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? सारे हो गए ना आपसे ये? लिखो। हम्म। अद उपसर्ग से, अद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अद, अध। और इस अद का मतलब जो लिया गया ना, वो लिया गया आधे से, आधा। अद का मतलब क्या है यहाँ पर? आधा। और इसके उदाहरण लिख सकते हो आप। अध पका, आधा पका के लिए आता है ना, अध पका। अध कचरा, अध जला, अध खिला, अध मरा। सब में अध उपसर्ग है ना। बढ़ाओ, क्या कौन कौन शब्द लिखे आपने? अध पका का अध प्लस पका हो जाएगा। अध कचरा नहीं होगा? अध कचरा था क्या? लिखा है अध कचरा? हाँ तो आधा कचरा। अध प्लस कचरा, अध प्लस जला, अध प्लस खिला। अध का मतलब आधा, आधा खिला हुआ, उसको अध खिला बोलते हैं। आधा मरा, अध मरा। हाँ। अरे तो बहन जी, अध मरा का जो है तो उसमें अध प्लस मरा हो जाएगा। अध का मतलब आधा ही तो है। लिखिएगा। उन उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उन, उन उपसर्ग से, ऊन नहीं है, उन है। उनका मतलब छोटा होता है। एक कम, 29, 39, 39, जो भी होता है ना ये सब। उनका मतलब लिखो एक कम। अर्थ क्या होगा इसका? एक कम, एक कम। और लिखो 19, ना डबल आएगा। 19, 29, 29, 49, 59, 60, 59, 69, 69। देखो विद्यार्थियों, 69 में उन धन हत्तर, हत्तर का मतलब क्या है यहाँ पे? हत्तर का मतलब 70। हाँ, हत्तर का मतलब क्या है? 70 है। 29 में 30 का मतलब जानते हैं आप? 49, यहाँ 50 का मतलब 50 से लिया गया है। एक 39 भी होता है ना, 39 नहीं लिखा है क्या? 39, 39 को क्या बोलते हैं? 39 नहीं कहते, ध्यान रखना, 39। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ तो 59 भी लिख लो ना, 59 नहीं लिखा है क्या? तो 59 हो जाएगा। 60 का मतलब 60। 60 का मतलब क्या है? 60 से लिया गया है। 49 में उन धन 50, 50 मतलब 50 को बोलते हैं 50। 50 में एक कम को क्या बोलेंगे? और हम क्या बोलते हैं? गलत बोलते हैं। 19 का उन धन नीश। हाँ तो ये थोड़ा सा तो व्यवहार में शब्द कैसे प्रयोग में लिया जाता है वो भी तो देखना पड़ता है। नीश। अब कुछ तो व्यवहार में शब्द कैसे बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के नियम 100% लागू नहीं होते। लिख लिया?
औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। औ इस औ की जगह पे ये औ भी प्रयोग होने लग जाता है कई बार, लेकिन हमें अभी यूज कौन सा लेना है, ये वाला औ। औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। औ का मतलब होता है बुरा या नीचे, बुरा या देखो अवसर, अवसर, अवतार। अच्छा अवतार भी होता है ना, लेकिन अवतार भी आ सकता है। हैं? दोनों ही शुद्ध है अपनी अपनी जगह पे। अरे शब्द बन रहा है ना भाई अवतार, इस ओ की जगह पे औ भी प्रयोग में लिया जा सकता है। औ अवतार कर नहीं लेते, भगवान अवतार नहीं लेते कि मानव रूप में जैसे। हाँ, वो अवतार भी होता है और अवतार भी होता है। हाँ, तो औ बोलेंगे तो तत्सम शब्द बन जाएगा अवतार, और अवतार बोलेंगे तो तद्भव बन जाएगा। जैसे अग्नि का आग नहीं बनता है क्या, तो दोनों ही शब्द शुद्ध है ना। हाँ, तो ये यहाँ पर भी तत्सम तद्भव का ही तो रोल है, दोनों का अर्थ सेम ही निकलेगा। अवघड़, अवघड़, अवगुण, अवगुण, वहां पे बनेगा अवगुण। लिख लिया, लिखो उ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब ये तो आप सोच रहे होंगे सर सर, हैं? देखो उ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और ऊ का मतलब लिया गया है ऊपर या ऊंचा, ऊपर या ऊंचे से लिया गया। लिख लिया, लिखो उछलना, उखड़ना, उलांगना, उजड़ना, उचक्का। उछलना लिख लिया था क्या? उछलना, उचक्का, लिख लिया। सब में ऊ है, बाकी जो भी बच गया पीछे जोड़ दो, है ना। देखो क या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कितने हो गए इसमें, क या कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और क या कु का मतलब भी निकलता है बुरा। क्या निकलता है, बुरा। कल भी लिखा था काकू, और आज क कु लिखा रहा हूं। ये लेकिन ये तद्भव में पढ़ रहे हैं हम, वो कल हमने पढ़े थे अव्यय में। लिखिएगा कपूत, कौन सा हो जाएगा, कपूत। कुयोग, कुपथ, कल भी लिखाया था कुपथ, तो मैंने शब्द आपको, है ना। कुपथ, कुयोग, कुढंग, कुटेव, कुढंग, कुटेव, कुढंग, कुटेव, कपूत, कुपथ, कुयोग, ये सब आ जाए। वो तो मैंने बताया भाई, अरे मेरी बात सुनो। कहने का मतलब यह है कि इन उपसर्गों को करे तो अलग कैसे करें हम, मतलब डायरेक्ट केवल कु उपसर्ग दे दे आपको, और ये पूछा जाए तत्समयक तद्भवक विदेशी है, तो नहीं छाड़ सकते हम।
केवल वाक्य में जब इस शब्द में प्रयोग होगा ना उसके बाद में ही पहचान सकते हैं। या तो शब्द की पहचान होनी चाहिए हमें तत्सम तद्भव की, तब हम छाट लेंगे भाई कु उपसर्ग किस में जाएगा। इससे नहीं, इससे नहीं हो सकता। तत्सम तद्भव शब्द कितने सारे आप ये तो देखो। हाँ, तो कुपथ फिर तत्सम में जाएगा। नहीं, हाँ तो लिखा रहा हूं मैं। चलो मत लिखो, कल मैंने वहां लिखा दिया था, ये लौटाओ। नहीं, मैं तो वैसे लिखा रहा हूँ, मतलब उदाहरण लिखा रहा हूँ आपको। जा सकते हैं, दोनों में जा सकता है। भाई अपने से वो ये नहीं पूछेगा तत्समय तद्भव है, वो अपने से ये पूछेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। मैं ये जो उदाहरण लिखा रहा हूँ ना आपको, ये इसलिए उदाहरण लिखा रहा हूँ भाई इसमें क उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है। आप ये मत जाओ ये तत्समय जाएगा, तद्भव में जाएगा, विदेशी में जाएगा। अगर इसमें चल जाओगे तो फिर तो आप याद ही नहीं कर पाओगे इनको, क्योंकि इतने सारे उदाहरण है, कितने शब्दों को रटोगे आप। और जो अगर कोई उपसर्ग का नाम पूछा जाता है ना तो केवल उसका पूछा जाता है जो संस्कृत वाले हैं। जो 22 उपसर्ग ले, और 22 में मैंने कहा कहीं भी नहीं लिखा है आपको, तो आप केवल उनको याद रखो ना तत्सम में। तत्सम में आप इनको जो संस्कृत के अव्यय से बने हुए शब्द है इनको क्यों याद रख रहे हो। आप केवल उस 22 को याद रखो। लिख लिया। कौन कौन सा लिखा। हम्म। अब देखो, संस्कृत में तो मैंने आपको लिखा था दुर, दुष्य, और फिर इन्हीं की अगर विसर्ग संधि के अनुसार टुकड़े करवाए थे, मैंने आपको करवाए थे ना। लेकिन अभी हम यह लिखेंगे केवल दू, दू उपसर्ग से बनने वाले शब्द। दू, और यहां दू का अर्थ लिया गया बुरा या हीन से। किससे मतलब लिया गया है। बुरा या हीन। जैसे बल से जो हीन होता है उसको हम दुबला कह सकते हैं। दुबला, दुबला पतला नहीं बोलते कई बार, दुबला। तो जिसमें बल नहीं होता उसको ही तो बोलते हैं दुबला। देख लिया। बुरा समय चलता है, बुरा बुरा समय, काल को कहते हैं समय, दुकाल। देखो, नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे। नी, और नी का मतलब लिया गया यहाँ पे बिना या रहित से। हाँ, वो दो के लिए आया, वो संख्या के लिए आया है, वो बुरा और हीन के लिए नहीं आया। दोपहर जो शब्द है ना वो अलग है। यहाँ इसका मतलब दो संख्या के लिए आया है ये। उपसर्ग तो दो ही है उसमें, लेकिन इस अर्थ में नहीं है। उपसर्ग है, आग लिखाऊंगा, वो उदाहरण भी लिखाऊंगा, दुपट्टा भी लिखाऊंगा, ऐसे तो दो नाली भी लिखाऊंगा, लेकिन वहां पे दो संख्या से होगा वो। एक दो जो बोलते हैं ना हम, दो दो नंबर की जो संख्या होती है उसके लिए आता है वो भी लिखाऊंगा। निकार्थ लिखो बिना या रहित। बिना या रहित लिखिएगा। निहत्ता, निहत्ता। निधड़क, निकम्मा, निपुता। हाँ, निपुता, पू बढ़ा देता है। लिख लिया। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है। नी उपसर्ग, ध्यान रखना। निहत्ता किसे कहते हैं। तो कहते हैं हाथ नहीं। हाँ, तो हत्ता का मतलब ये हथियार से लिया गया है, बिना हाथ वाला नहीं है, ध्यान रखना। हाथ में, हाँ जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, निहत्ता खड़ा था हुआ ना, कई बार आता है युद्ध में जाता है, कई बार निहत्ते चल जाते हैं लोग, निहत्ते पे वार नहीं करते, हथियार नहीं हो जिसका। लिखो पर हमने वहां पे भी लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, पर धन उपकार परोपकार।
और यहाँ पर भी पर का मतलब दूसरा ही निकलता है। देखो यहाँ भी पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, पर का अर्थ यहाँ भी दूसरा ही निकलेगा। और इसके उदाहरण लिखो, पर दादा, पर दादा, पर पोता, पर दुख, पर सुख। लिख लिया? वहां स उपसर्ग लिखा था क्या हमने सही इसमें भी आता है। वहां सहित शब्द लिखा था क्या? नहीं लिखा सही, सावधान लिखा था। लिखो सहित, समित, समित, मीत, समित, सचेत, सचेत, सहेली, लिख लिया? देखो तू उपसर्ग से बनने वाले शब्द, तू, हाँ, हेली, देखना पड़ेगा उसका अर्थ क्या निकलता है। सू का लिखो, सू का, तू उपसर्ग से बनने वाले शब्द। स का मतलब सहित बताया था ना। सू का अर्थ लिखो अच्छा। लिख लिया? लिखो तू देश, अच्छा देश। तू फल, तू घड़। लिख लिया? देखो भर, उपसर्ग से बनने वाले शब्द, भर। और भर का मतलब होता है भरा हुआ। भर का मतलब किससे लिया गया है? भरा हुआ या पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। लिखो भरसक, भरपेट, भरपूर। देखो बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बिन, और बिन का मतलब होता है बिना। बिन का मतलब क्या है? बिना। बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बिन का अर्थ लिखो सबसे पहले तो बिना, और इसके जो उदाहरण बनेंगे वो लिखो। बिन देखा, बिन देखा, बिन जाने। बिन जाने का मतलब क्या होगा? बिना जाने। बिन बुलाया, बिन ब्याह। देख लिया? देखो एक संस्कृत में होता है सम, इस शब्द बनते हैं संस्कार वगैरह आ रहा ना, वो संस्कृत का उपसर्ग है। मैंने लिखा है बिना अलंत वाला। देखो सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और सम का मतलब लिया गया यहाँ पे समान से। किससे लिया गया? समान से लिया है। किससे लिया है? समान से। लिखो समकोण, समकक्ष, लिख लिया? समकालीन, समतल, समबाहु। ठीक है, हाँ सम प्लस बाहु। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं विद्यार्थी, धन्यवाद। बाकी कल चर्चा करेंगे।